ओम साई राम। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली की रहने वाली सुनीता राणा जी। सुनीता जी ने हमें एक मैसेज भेजा कि उन्होंने हमारे साईं बाबा से जुड़े बहुत सारे वीडियो देखे और उनके जीवन में भी साईं बाबा के अनगिनत अनुभव हैं जो वो आज हम सब के साथ साझा करना चाहती थी। तो चलिए इस प्लेटफॉर्म पर उनका स्वागत करते हैं। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम साई राम। थैंक यू जी। जय साई राम। साई राम। साईं बाबा ने आज मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है सोनम जी। थैंक उनकी यू। कृपा है ये बहुत। तो काफी सारे एक्सपीरियंसेस है, मैं कोशिश करूंगी अपनी उसको मैं बताऊं। जो हृदय पटल पे लिखे हुए हैं मेरे। मैम, सबसे पहले शुरुआत बाबा ने मेरी लाइफ में आने की पत्र के द्वारा की थी। लेटर्स के फॉर्म में वो आए थे जब हम यहाँ झूलेलाल अपार्टमेंट्स में है पीतमपुरा में, जब हमने यहाँ शिफ्ट किया। तो नॉर्मली मैं इन चीजों को मानती नहीं हूँ कि संतोषी माता के इतने वो पत्र डाल लो, तो मैं हमेशा उसको छोड़ देती थी। और उसमें एक चीज लिखी होती थी कि इसका अगर ये नहीं करोगे तो आपका ये बुरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मुंबई से एक लेटर आया हुआ था। और उस पे लिख रखा था, मुंबई का ही कोई एड्रेस था और हमारा एड्रेस था। तो मैंने जैसे उसको खोला, ऊपर लिख रखा था जय साई राम 3 बार। और इस पत्र को आप कोई भी चमत्कार या कुछ ना समझे, ये आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, इस तरह से कोई हिंदी में लिख रखा था। तो मैंने उस लेटर को मैम ऐसे ही ले लिया और अपने पर्स में रख लिया। अगले दिन स्कूल गई, अरेंजमेंट जो पीरियड होता है, मैंने क्या किया, उसमें लिख रखा था 34 या एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, इतने लेटर्स आप लिखोगे तो आप इसको ना पोस्ट कर देना, तो आप बाबा की का चमत्कार या जो भी था वो मुझे याद नहीं। तो मैंने मैम अरेंजमेंट पीरियड में बैठी और अपने आराम से मैंने वो पत्र लिखने शुरू किए। और 34 मेरे कब पूरे हुए या एग्जैक्ट जो भी था, और मैंने आकर हस्बैंड को दिए वो। तो हस्बैंड को दिया तो ये भी पुलिस में है, लेकिन फिर भी एक बहुत ही जैसे होता है ना कि मान लेते हैं कोई नहीं, मन में है तो कुछ। इन्होंने वो एट रैंडम वो सारे लेटर इन्होंने पोस्ट कर दिए। पोस्ट किए तो ये तब तक कुछ नहीं था दिमाग में भी और दिल में भी कुछ नहीं था, बस ऐसा था जैसे कुछ करवा रहा है और हम कर रहे हैं। मैम, उसके बाद ना बड़े भाई साहब जो मेरे जेठ हैं वो रहते हैं सैनिक विहार, तो उनके पोता हुआ था, तो बहू को किसी ने कहा साईं बाबा का कीर्तन करवाओ। तो हम वहां कीर्तन में गए, तो वहां पर वो जो कीर्तन कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो बाबा का कीर्तन अटेंड करता है तो बाबा उसकी लाइफ में उसके साथ घर जाते हैं। अब मैंने सोचा ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखो कमाल, मैंने हाथ जोड़े वहां। तो उस टाइम एक मैं इसको बीच में एक चीज जोड़ना चाहूंगी। हस्बैंड एडिशनल एसएचओ थे और मेरे को बड़ा पागलपन था कि मेरे हस्बैंड भी एसएचओ बने। तो मैंने वहां पर एक लगा दी अर्जी। और जैसे परखने वाला होता है ऐसा कि मेरे हस्बैंड एसएचओ बन जाए तो मैं आपको मान जाऊंगी, बहुत बचपना था। तो वहां पर जैसे ही इनका फोन आया, बड़ी खुश, आज तो सब कुछ है, पा लिया मैंने। तो मैंने इससे पूछा क्या रहा, कहते होना क्या है, जब विक्रम राणा का जिक्र होता है तो सीपी भी कहीं चला गया और वहां जमुना पर कोई आग लग गई, क्या हुआ था वो छोड़कर चले गए। अब मुझे ना अंदर से फील हुआ, क्योंकि पागलपन साईं बाबा का नहीं था, पागलपन मेरे को एसएचओ का था। तो मेरी आंखें नम होगी। तो नम होगी तो मैं आ गई घर, तब तक भी कुछ नहीं था। फिर मैम अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो बेल बजी तो एक छोटा सा लड़का 10-12 साल का वो आया और उसने बेल बजा के मुझे कैलेंडर दिया। कहता है आंटी 303। और मैंने उसको कहा बेटा 303 नहीं है, 203 है। और फिर भी वो मुझे कैलेंडर देकर चला गया। जब कैलेंडर देकर चला गया तो उसमें मैंने जब खोल कर देखा तो ऑरेंज कलर के एक उसमें और बाबा की एक थी। और उसमें मैं एक जैसे होता है ना लंबाई में घड़े के उसमें सर से और पैर तक, मेरे पूजा वाले में, पूरे पूजा वाले में सारी तस्वीरें थी। हम मैं हर देवी देवता को मानती हूँ, मैं इस चीज में नहीं कहती। तो सारे रिश्ते हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाबा की वो जगह खाली थी, तो मेरी बेटी उसने कैंची से काटा उसको। और आप मानोगे नहीं, वो सर वहां उस पत्थर के टच हुआ और पैर भी वहां टच हुए। बाबा की पूरी वहां ऐसी फिट आई जैसे किसी ने बिल्कुल घड़ के उसमें वहां। तो अब मैंने ना एक माला हर रोज शुरू कर दिया विदाउट नोइंग। कुछ भी नहीं था कि क्यों कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ। तो करना शुरू किया तो होता चला गया, एक माला हर रोज करती। अब मेरे को एक और दिमाग में आई कि मैं बाबा का नाम तो ले रही हूँ। तो मेरे स्कूल में, मैं लुडलो कैसल में रही हूँ 18 साल, बस अड्डे के पास है, वो मॉडल स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल था। तो वहां एक मेरी सीनियर लेक्चरर, उस टाइम मैं टीजीटी इंग्लिश थी, वो पीजीटी इंग्लिश थी। तो वो ना उनके हस्बैंड भी एसीपी थे, रिटायर्ड जब पुलिस में। तो वो मेरे को सुबह सुबह उन्होंने कहा इधर आ। मैंने कहा क्या हुआ मैम, डांट रहे हो क्या। कहते नहीं, आज तूने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। मैंने कहा क्या हो गया। कहते आज शर्मा जी ने भी गुस्सा किया, रात को घूमती रहेगी या सोती सोएगी भी।
तो कहते उन्होंने मेरे को सही सचरित्र दिया, साई सचरित्र, और कहते ले ये तेरी अमानत। मैंने कहा क्या करना है इसका? कहते इसको वीरवार से शुरू करना, मिश्री का प्रसाद बांटते और सारी सारी बताते। मैंने सोचा वाह बहुत बढ़िया, अब एसएचओ के लिए हम लोग। तो मैंने क्या किया, आके अगले दिन वीरवार था, ये बुधवार को उन्होंने दिया, और मैंने पूजा वाले में बैठा और वीरवार को अपना जी पूरा करके, बाबा देख लो एसएचओ बनाने हैं। और मैं तो होगी शुरू जी, पूरी श्रद्धा, पागल मरा मरा करके राम पाने वाली बात है वो वाला है। तो अब जी बुधवार आया, बुधवार को मैंने जाके मिश्री का प्रसाद उनको भी बांटा, बड़ी खुश, अब तो लिस्ट आने वाली। तो उसके बाद में मैं क्या हुआ, इनका ट्रांसफर आ गया। ट्रांसफर आया, ये करोल बाग थे एडिशनल, देशबंधु गुप्ता रोड एडिशनल एसएचओ, और इनका ट्रांसफर आ गया पहाड़गंज एडिशनल एसएचओ। जब एडिशनल एसएचओ आया, दोबारा वही आ गया। अब मुझे बड़ा गुस्सा आया बाबा के ऊपर कि बाबा आप तो कमाल करते हो, मैंने साई सचरित्र भी पढ़ लिया तो भी आपने मेरी नहीं पूरी करी। तो उन्होंने फिर क्या किया मिसेस शर्मा को फिर मैंने शिकायत लगाई, क्या दे दिया आपने मेरे को? तो कहती है, अब वो खूब हंसी। तो कहती है अच्छा तूने कैसा पढ़ा था? तो मैंने कहा एक तो गलती मैंने करी थी। कहती क्या? मैंने कहा जल्दी जल्दी मैंने वो जो डेट्स थी वो स्किप कर दी, क्योंकि 1 2 3 वैसे तो हम लिख लेते हैं लेकिन इकट्ठा नहीं पढ़ पाते। तो कहती है अच्छा, अब वो सोचा कि ये पागल है, बचपना है इसमें, तो उसने क्लास में शायद उस दिन 12th में कुछ नहीं पढ़ाया होगा, उसने सारी डेट पेज पलट पलट के सारी डेट लिखी। कहती पागल लड़की, जाके इसको दोबारा से शुरू कर। और मैंने कहा वाह, अब फिर मेरी गलती सुधरेगी, अब फिर मैं बैठ जाऊंगी। मैम बुधवार का दिन था, उस दिन मैंने याद है मुझे, मैंने व्हाइट कलर की चुन्नी नहाई बैठी, और अब बाबा को एक कंडीशन लगा दी, बाबा आज अगर सीधा सीधा अगर लिस्ट में एसएचओ बनाते तो ठीक है, और नहीं तो आज के बाद आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं। आप हंसोगे कि कमाल की है जर्नी, लेकिन लास्ट में क्या है वो एक्सट्रीम अलग था। तो मैम क्या हुआ, बच्चों यकायक जैसे कोई विघ्न देवता होता है ना, कोई अच्छा काम होता है तो उससे पहले रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा हुआ मैम, मेरी ऐसा हो गया जैसे किसी ने नींद का इंजेक्शन दे दिया, और मैं बिल्कुल बेहोश थी। मैं वहां से उठी, खोली भी नहीं थी मैंने वो बुक, और मैं जाकर बच्चों के पास जाकर सो गई। और ऐसी सोई कि 9:30 तक बच्चे उठा रहे, और पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ। बच्चे परेशान, पापा को फोन करते हैं कि क्या हुआ मम्मी को। तो मैम 9:30 बजे बच्चों ने कहा मम्मी उठ जाओ भूख लगी है। तो मैंने उनका खाना बनाया, क्या टाइम हो गया, और वो चुन्नी सर के ऊपर लिपटी हुई मेरे। तो कहते आप खाना, मैंने कहा मेरे को तो सही से चरित्र करना था। तो मैंने बच्चों का खाना बनाया कि मैं बाद में खाऊंगी, और मैं दोबारा मैं बैठ गई 9:45 के करीब या 10 बजे। और फिर मैंने वो सप्ताह पर वो जो प्रथम पारायण था वो कंप्लीट किया, और फिर मैं जाके अगले दिन मैं मिसेस शर्मा को मैंने फिर से शुरू कर दिया जो भी था। अब जो है वो ये कॉमेडी से जैसे होता है ना, ट्रेजेडी वाली लाइफ, जो असली जो हमारा दिमाग कहाँ है वो आता है। मैं मंगलवार की रात थी 3 बजे के करीब, मुझे सपना आया कि जैसे मैं इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बाबा अपने आप ही बोल रहे हैं, तो क्या उन्होंने बतेरा रुलाया भी हंसाया भी सब कुछ। तो मैम क्या हुआ, मंगलवार की रात को 3 बजे मुझे सपना आया कि जैसे हस्बैंड की बॉडी जली हुई है किसी ब्लास्ट वगैरह या ऐसे में। मैम वो मेरे लिए लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था, वो मैं वहां से उठी और पूजा वाले में जाके जो तड़प के रोई मैं। और मैंने बाबा को कह दिया, बाबा मैं तो बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या होता है, मुझे कुछ एसएचओ नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति की लंबी उम्र, उनका साथ चाहिए। ये मेरे को उन्होंने पहली शिक्षा दी कि तुम्हें तो बेवकूफ हो, मांगना भी नहीं आता। ये बाबा की एक पहली मेरे को शिक्षा थी। अब मैम बस अंदर से जो हिला वो हिला। उसके बाद तो मैंने बाबा की कैसेट लगाई, इतनी सारी कैसेट्स, वो जो छोटा सा वो जो होता है वो अपने किचन में रखे सारा दिन। क्या वो तू बताएगा क्या, उसे सब है पता। और मैं सारा दिन काम करती जाऊं, स्कूल से आऊं, शाम को खाना बनाऊं, और मैं कहूँ शिरडी जाना, मुझे शिरडी जाना है, मैं बच्चे छोटे, हस्बैंड पुलिस में, तो मैं तो नहीं जा पाती, बाबा क्या मुझे कभी भी नहीं बुलाएंगे। और मैं इतना परेशान, कंकड़ भी वहां के अच्छे हैं शिरडी के, जहां आप हो। मैं इतनी गंदी हूं कि मैं वहां नहीं जा सकती? अगर मैं नहीं जा सकती तो आप तो आ जाओ। अब मैंने ये उनको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी। अब मैं अपने हेयर कट के लिए हमेशा जाती हूँ अशोक बिहार, मेरा फिक्स है बरसों से, जब से मैं शादी हो गई 87 से आई। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में क्या आया कि वहां नहीं जाती। तो यहाँ लोक बिहार में ही एक है सैलून, मैंने कहा पूनम जी है, मुझे नाम नहीं पता था उनका, किसी ने बता दिया यहाँ चलिए, भी अच्छा हेयर कट करके करती है। जैसे ही मैं उनके यहाँ एंटर किया तो मैंने सामने देखा, उनको नहीं देख रही मैं, पहली बार किसी के यहाँ जाओ, फॉर्मल होता है, दिमाग भी होता है, लेकिन बिना दिमाग के ही बाबा कैसे कैसे करामात करवाते थे। मैंने बाबा को देखा बस सामने,
और मैंने उनसे पूछा सीधा, बाबा को मानते हो क्या? वो देख रही मेरी तरफ, कौन है ये, कस्टमर कैसा है? कहती हाँ। वो भी बोली हाँ मैं मानती हूँ। तो मैंने कहा मेरा बड़ा मन है बाबा मेरे पास आए, शिरडी से ही आए, ये कंडीशन है, यहाँ नहीं खरीद दूंगी मैं कहीं से भी, आए वहीं से। तो वो मेरी तरफ लगातार देखती रही। उसने जो हेयर कट करी थी उसको तो छोड़ दिया, और उसके बाद मेरे को कह रही, सुन आपका क्या नाम है? मैंने कहा सुनीता। सुनीता जी मैं पूनम हूँ। उसने एक फोन मिलाया, फोन ब्लॉसम कोचर, शायद उसकी कोई जिससे उसने ट्रेनिंग ली थी वो था कोई। तो उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा मम्मा कहाँ है? कहते वो तो ना वो कर रही है, वॉक करने गई है। तो उन्होंने कहा कि मम्मा वापस आ जाए तो बोलना, कल सुबह शिरडी जा रही है वो, और वो लेके आएंगी, बाबा लेके आएंगी, और उनके साथ में सारा उनके मुकुट और उनके सारे वस्त्रों के साथ। तो मेरी भाभी को भी बहुत, अब तो वो ब्रह्म कुमारी इसकी फॉलोवर बहुत अच्छी बन गई है, लेकिन तब वो भी मेरे साथ ही, जैसे दो पागल, उनका नाम भी सुनीता, मैं भी सुनीता, दो पागल हैं, बाबा आएंगे बाबा आएंगे। तो मैंने उसको कहा मैं मेरे मेरे थोड़े ना आएंगे, मेरी भाभी के भी बाबा आएंगे। तो मैंने कहा दो आएंगे। तो उन्होंने कहा दो ही आएंगे, वस्त्रों के साथ और मुकुट के साथ आएंगे। मैंने कहा बाबा के जितने पैसे लगे ना बता देना। अब उसने मेरे को जो बात कही, सुनीता जी बाबा कोई खरीदने और बेचने वाली चीज नहीं, और मेरी और आपकी क्या औकात कि हम उनकी कीमत तय करें कितने के हैं। अब मैम उन्होंने मेरे को एक कागज पे, मैंने अपने पर्स में रखा है, अपना फोन नंबर लिख के दे दिया कि मैं आपको बता दूंगी, और उसने मेरा फोन नंबर नहीं लिया, मेरे को आप पता कर लेना जब आए तो। अब वो कागज मेरा खो गया, और मैं डर के मारे फोन ना करूं कि अगर मैंने फोन कर दिया कहीं वो ये ना कह दे कि बाबा तो नहीं आ पाए, कोई कारण नहीं, डर के मारे। और मेरी भाभी को भी मैंने आते ही फटाफट उछल उछल के छोटे बच्चे की तरह, सुनीता बाबा आ रहे हैं बाबा आ रहे हैं, वो मेरे से ज्यादा खुश, निश्चल, बहुत प्यारी। तो अब दोनों को, अब मैंने ये कहा मेरे, मैं तो चलो ठीक है मेरी गलती है, मैं तो इंतजार कर भी लूंगी, तो बाबा उस लड़की की क्या गलती थी जो उसको उसको भी मैंने, आप उनको क्यों कहलवाया? वो तो एकदम से आ जाते, सरप्राइज रहता। अब कमाल की बात क्या हुई मैम, मेरे को सब्जी के लिए ऑर्डर करना था, और सब्जी के लिए एक नंबर लिख रखा था मैंने वहां, जब बाबा के कैसेट के नीचे नंबर लिख रखा था, तो मैंने वो जैसे कागज उठाया और उस कागज पर एक नंबर था। अब वो नंबर देखती जा रही हूँ और मैं बोलती क्या जा रही हूँ, साई 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 साई। और जब कंप्लीट हुआ उधर से आवाज आई, सुनीता जी आपके बाबा आ गए। जो मैं इतने दिनों से डर रही थी, उन्होंने कहा आपके बाबा आ गए। और मैंने चुन्नी ओढ़ी, चप्पलों में ही मैं भागी, हमारे पास भी है कपिल विहार, और भागी भागी जाके बाबा को चिपटा लिया। सुनी वो जो भाभी वाले तो फोल्ड ही रखे थे, वो शाम को ही कोई लेके गया, वो भी कमाल का था, पहुंच गए वो। और मैंने बाबा को आगे आगे स्नान करवाया, पूजा वाले में बिठाया, और ऐसा लगा कि जैसे। उसके बाद मैम एक मेरे साथ टीचर और थी, उस टीचर ने क्या किया, वो उसकी थी योगा की थी, सुनीला कपूर। तो उसके हस्बैंड का यहाँ फैक्ट्री थी दिल्ली में, और बहुत बढ़िया काम था, लेकिन वक्त बुरा होता है ना मैम, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, और जिसने गाड़ी से कभी पैर नहीं रखा था वो सड़क पे आ गए। और उसके हस्बैंड ने कहा यहाँ मैं नजर नहीं मिला पा रहा किसी से भी, और मैं बेंगलोर जाके अपना मंजूनाथ स्वामी के नाम से उनका अपना कुछ, और उन्होंने तो रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्होंने एक बुजुर्ग से आदमी मिले, उन्होंने कहा मेरे पास खाना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 100 रुपए हैं, ये ले लो। तो उन्होंने 100 रुपए उसको दिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये बुक है, तुम बुक ले लो, ताकि मैं भीख नहीं ले रहा मैं तुमसे। और उन्होंने एक बुक उनको दे दी, उनके हस्बैंड को, और वो साई गीता थी। तो साई गीता थी, अब उस लेडी के घर में वो रखी है, हस्बैंड का बेंगलोर में काम है, उनका काम दोबारा बहुत बढ़िया हो गया, सब कुछ था। अब वो बुक रखी है और उनके घर में रेनोवेशन हो रही है। तो उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को साई गीता का क्या करना है, उन्होंने कहा किसी को भी दे दो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने किसी से पूछा वहीं मंदिर में पास में, तो उन्होंने कहा आप साईं बाबा के ना बड़े से वो जो पिंक कलर का है ना हंसता हुआ चेहरा, जो एक बहुत उनका जो पोस्टर है, कहते आप कैलेंडर वो भी बांट दो, साथ में साईं गीता भी दे दो। उन्होंने स्कूल में आते ही सबसे पहले मुझे साईं गीता संभलवा दी, ले मुझे तो तेरा ही ध्यान आया, और उन्होंने कैलेंडर एक दिया, और मैंने भिखारियों की तरह सुनीला एक और दे दे, एक और दे दे, एक और दे दे। और उस पिंक कलर के फेस में, आंखों में जो कशिश थी ना मैम, वो मैं जब भी उनकी तरफ देखती वो कहते क्या बात है, क्यों चिंता कर रही है, मैं हूं ना। और मेरे भाई को भी इतना पागलपन, सबने पोस्टर, एक पोस्टर मैंने बना के अपनी किचन में टांग लिया, वो अभी भी मेरे पास हमेशा, बाबा खाना खाओगे, क्या खाओगे, ये नहीं है मैं किसी और देवी देवता को नहीं मानती, दुनिया की हर ताकत को मानती हूँ मैं। ये तो हमारा अपना है कि हम ये नहीं है, ये नहीं है, सब है, हमारी परिवार में रिश्ते जैसे निभते हैं सारे लोग।
तो मैंने अब हर चीज उनसे सलाह लेनी शुरू कर दी है, खाओ आज क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, बातें हमारी आपस में चलती रहती किचन में काम करती करती। अब इस दौरान मैम क्या हुआ, हम पहले पुलिस कॉलोनी में थे मॉडल टाउन में। वहां पुलिस कॉलोनी में हमारी एक मेड थी, उसके जो हस्बैंड थे वो धोबी थे। तो उनके 3 बच्चे थे, धोबी की डेथ हो गई। अब धोबी वो क्योंकि जानता था तो उसने क्या कहा कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना दीदी, मतलब जैसे होता ना, शायद वो उसके मरते हुए कुछ था या क्या था मुझे नहीं पता, वो कोई मेरे कर्म बंधन था। तो वो सुमन नाम था उसका, वो मेड इतने मेरे बच्चों से प्यार करती है और वो सेवक था बिल्कुल जैसे। तो हम आ गए यहाँ पर मॉडल टाउन, या मॉडल टाउन से पीतमपुरा, और वो वहां रहेगी। वो आजादपुर में उसकी झुग्गी थी। उस दौरान उसकी झुग्गी जो थी, वो झुग्गी उन्होंने वहां से हटा के, उन्होंने वो झुग्गी वहां वजीराबाद, उन्होंने वो झुग्गी उनको अलॉट कर दिया, छोटा सा कोई प्लॉट दे दिया होगा, और वो वजीराबाद शिफ्ट होगी, वो काम करने मेरे पास आते। तो मैंने सोचा गरीब इतना तो इनका बेचारों का वो भी नहीं है, 2,000 में देती हूँ, 2,000 में किराया लगता, बस से धक्के खाते हुए आती है। तो मैंने उसको कहा बेटा यहाँ मत आया कर, नहीं मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगी। तो मैंने कहा ऐसे कर, फिर मैंने ना, इनके बैचमेट ही है यहाँ नीचे रहते हैं, तो मैंने उनको भी लगा दिया कि 2 घरों में कुछ तो पैसे होंगे उनके साथ, कोई उसके शायद अनबन, कुछ व्यवहार गलत था या जो भी था मुझे नहीं पता, और उसने कुछ गलत जो मुझे नहीं पता, मेरे को इस रास्ते में नहीं जाना। तो उधर से छूट गया, तो छूटा, फिर मैंने उसको कहा देख बेटा अब एक के लिए आने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा दीदी मैं क्या करूं, तो वो जो साईं बाबा का जो कैलेंडर था ना, वो उसने भी ले लिया और मैंने उसको विदा कर दिया, बेटा कोई बात नहीं, कोई जरूरत हो तो तू मेरे को बता देना, और नहीं तो कोई बात नहीं, कोई भी जरूरत। अब वो कुछ दिन के बाद आई मैम, उसने कहा मेरे को 20,000 रुपए चाहिए, जब हमारे मकान का भी वास्तु के हिसाब से हमने दोबारा से रेनोवेट करवाया था। तो हस्बैंड, आपको पता है हस्बैंड की क्या हालत होती है जब खर्चा ज्यादा हो और घर में लेबर घुसी हुई हो, तो वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता। तो मैंने इनके पास गंदी सी शक्ल बना के कहा 20,000 मांग रही है सुमन, तो इन्होंने बड़े गुस्से में कहा है तेरे पास 20,000। मैं चुप, क्योंकि मैं जब भी कोई मुझसे हेल्प लेता तो मैं पता क्या सोचती, मैं तो करने वाली नहीं हूं ना, जो मांग रहा है मैं अपनी बीच में तो रुकावट ना रखू ना, मैं अपनी तरफ से तो अपना मैसेज क्लियर कर दूं। तो आखिर में इन्होंने शक्ल देखी तो इनको फिर तरस आ गया मेरे ऊपर। तो कहने लगे, कहते ऐसा कर तू ना 20,000। अच्छा मैम एक और कमाल की बात है, जो एडिशन बीच में वो मैंने आपको बताया था ना, एसएचओ लग जाए एसएचओ लग जाए, उसमें बीच में एक बात मेरे दिमाग से रह गई। मैम वो जो सपना आया था ना मुझे, ये एडिशनल से एसएचओ तो बन गए यहाँ पर सराय रोहिल्ला एसएचओ, जो बाबा ने मेरी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन वो इच्छा मेरे लिए मायने रखी नहीं रही थी। लेकिन मैम पहाड़गंज में आपको याद है काफी साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था दिवाली पे, और एडिशनल एसएचओ वहीं पे राउंड ले रहे होते हैं, ओके, बाबा ने हाँ वो हाँ जो हाँ कृपा हाँ। करी थी, वो जो जला हुआ शरीर देखा था, वो मेरे दिमाग से देखो कैसे निकल गया। वो जो सपने में मेरा, और मैंने अगले दिन में मिसेस शर्मा के पास जाके जो रोई थी कि मैंने ऐसे सपना देखा, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरे भाई का आज कष्ट उन्होंने सपने में उतार दिया, और अब तो खुश हो जा, बल्कि ये उन्होंने आखिरी बार कहा था, और कब वो भाई पे आ गई, मेरे भाई का कष्ट उतार दिया। और ये उस तरह से उनका लाइफ का जो कष्ट था, ये पहाड़गंज में जो हुए थे ब्लास्ट, उससे ये बचाव हुआ था। उसके बाद बाबा मेरी टर्निंग पॉइंट था। तो मैम क्या हुआ, उसने इन्होंने क्या किया, सराय रोहिल्ला से ना, वही इन्हीं के कोई थे प्रदीप गोस्वामी भाई साहब, वो भी बाबा को बहुत मानते थे। इन्होंने उसको बोला कि 20, उसको नहीं बोला डायरेक्ट, लेकिन अपना नहीं रखना चाह रहे थे क्योंकि वो इतनी दूर फिर आएगी किराया लगा के। उसका बेटा वहीं कोई जॉब करता था, तो इसने कहा कि 20,000 रुपए का इन्होंने ब्याज का फिक्स किया जो भी था, और कहा हर महीने तेरा बेटा वहीं दे देगा, और हमारा रोल भी नहीं रहेगा। एक तरह से इन्होंने मुझे भी फ्री कर दिया, अपने आप को भी, और प्रदीप गोस्वामी के साथ लेना देना कर दिया। अब 2-3 महीने तो उन्होंने दिया, फिर दिए दे के आए वो पैसे, उसके बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए तो अब हो गए 3-4 महीने। अब मैम शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार वाले दिन रात को खाना खा रहे, मैं फुल्का ला के रखा, बच्चे बैठे हस्बैंड बैठे। अब हस्बैंड को गुस्सा जायज था, उनका उनका अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। उन्होंने बड़े गुस्से में ये कहा, तेरी माँ मेरा बुढ़ापा खराब करेगी, ये बंटवाएगी और कोई वापस भी नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत गुस्से में थे, क्योंकि प्रदीप गोस्वामी को इन्होंने पैसे दे दिए थे। अब उनका गुस्सा जायज था, मैं समझती हूँ कि वो गुस्सा उनका ठीक है, लेकिन मैं मुझे ये बात बहुत मन में लग गई। अब लगी तो मेरा अंदर से ऐसा हो गया जैसे किसी ने मुझे, बिल्कुल, मैं किचन में गई, उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, और मैं बाबा से बात करी और मैं खूब रोई, खूब रोई। तो रोते रोते मैं बाबा को कह रही, बाबा आप दिलवाने वाले, किसको दिलवा रहे हो, क्या दिलवा रहे हो, मेरा कोई कसूर नहीं है, फिर आपने क्यों परेशान कर रखा है। मैं रोती जाऊं, आंसू पोंछती जाऊं, और उस दिन मैंने खाना नहीं खाया। मैं, मेरी आदत है कि मैं सुबह चाय अगर ना पीऊं तो माइग्रेन हो जाता है मेरे को, चाय पीने की बहुत आदत है, थोड़ी सी चाय ले लूं चाय, नहीं तो वॉमिटिंग होके सर में दर्द हो जाता। तो उस दिन, अगले दिन शनिवार था,
तो शनिवार मैं स्कूल जाने लगी, तो हस्बैंड को पता था, बच्चों को भी पता था इसका मूड खराब है, लेकिन किसी ने बोला नहीं, क्योंकि उन्होंने, हमारे परिवार में स्पेस है हर एक को अपना सोचने का वो। तो अब ना सुबह इन्होंने कहा चाय तो पी ले, इन्होंने बना रखी चाय, मेरे को अंदर से ये भी लग रहा है अपमान हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर उतरे तो कैसे, तो मेरे आंसू, मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पीनी, और मैं स्कूल चली। जब स्कूल चली गई तब तक, अब जो ये बात है, ये बहुत बड़ी बात है बाबा की तरफ से। अब मैं स्कूल गई तो वहां लुडलो कैसल स्कूल था, तो वहां पर उस दिन मेरी प्रिंसिपल जो थी वो लेडी थी, तो उन्होंने जाते ही मुझे कहा कि आपको रेसिटेशन कंपटीशन के लिए 2 गर्ल्स को लेके जाना रूपनगर नंबर 1 में स्कूल। मैंने कहा ठीक है मैम। अब आप ये कॉन्वर्सेशन बहुत ध्यान से सुनोगे ना, व्यूअर्स के लिए भी, कि ये कॉन्वर्सेशन, ये जो जो हुआ, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको भी अगर कोई चीज ना हो तो मुझसे 2 बार पूछ लेना, जैसे होता है कई बार मिक्स ना हो जाए, मैं गलती कर दूं कोई। तो मैम क्या हुआ, सैटरडे उन्होंने भेजा प्रिंसिपल ने, तो मैंने कहा ठीक है। एक फॉर्म साइन होता है, उसमें स्कूल का नाम सब, स्टैंप लगती है स्कूल की। दोनों बच्चों को लेकर मैं स्कूल से बाहर निकलने लगी। हमारा स्कूल मेटकाफ हाउस, आपने कभी देखा होगा, मेटकाफ हाउस के ऑपोजिट है, वहां पर चंदगी राम के अखाड़े के पास। तो मैं, अब क्या हुआ, बच्चों को लेकर निकली, तो बच्चे वो दोनों थे, वो बहुत अच्छे थे। मैम सारे टीचर्स ना हमें ही ले जाते हैं कंपटीशन में, हमारी पढ़ाई तो हो नहीं पाती, प्री बोर्ड आने वाले थे उस टाइम। मैंने कहा बेटा तुम्हें नहीं पढ़ना, ये सोच सोच जो है ना, ये सुनीता राणा की सोच नहीं थी, कैसे चल रहा है ये। मैंने कहा तुम्हें नहीं जाना, कहते नहीं मैम नहीं जाना, मन नहीं कर रहा। मैंने कहा ऐसे करो, मेरा मोबाइल नंबर ले जाओ और तुम घर जाओ, मम्मी से बात करवा देना कि ठीक पहुंच गए तुम, और तुम घर चले जाओ। अब उनको बस पकड़वाई, अच्छा बेटा, सर पे लाड किया पूरी तसल्ली से, और घर जाके फोन जरूर कर देना। ठीक है मैम, उतरे खुश कि हमें पेपर की तैयारी का टाइम मिल गया, और उनको बस में बिठा के मैंने भेज दिया। अब मैं स्कूल के बाहर खड़ी हूँ, तो मैं अपने आप ही सड़क पार कर ली, जो मेरा रास्ता नहीं था, वो इधर नहीं आता मेरे पीतमपुरा के। मैंने रोड क्रॉस करी और मैं चंदगी राम के अखाड़े की रेड लाइट पे जाके खड़ी हुई। वहां जाके खड़ी हुई मैम, तो वहां एक ऑटो आके रुकी। मुझे अभी भी याद है, ऑटो जिस जो चला रहा था उसने नीले रंग का एक तहमद, और उसके अंदर जो एक होता है ना, जो तमाकू सा रंग होता है, उसकी लहरिया जैसे होता है ना, लंबी लहर, वो लाइनिंग सी थी, और वो तहमद पहन रखा उन्होंने। बस केवल मुझे इतना याद था। अब उन्होंने ऑटो रोकी, ऑटो रोक के मेरे को बोला कि, मैंने उसको रोका, मैंने कहा भैया वजीराबाद चलो, क्योंकि मुझे पता था सुमन वजीराबाद रहती है। अब एड्रेस कुछ नहीं पता था, और तब तक दिमाग नहीं चल रहा था, दिमाग जीरो। तो मैंने कहा कितने पैसे लोगे, कहते आपको पता तो है। तब भी मेरा दिमाग नहीं चला। मैं ऑटो में बैठ गई, तो वजीराबाद की, जो जानते हैं उन सब लोगों को पता है, पहली रेड लाइट है, बहुत डिस्टेंस पे दूसरी रेड लाइट है। तो उन्होंने कहा कौन सी रेड लाइट पे मतलब उतरोगे। मैंने ऐसे ही बोल दिया समझदार बनके, पहली रेड लाइट। उन्होंने मेरे को उतारा, मैंने 20 रुपए दिए, चले गए। अब मैं वहां रेड लाइट पे खड़ी हूँ मैम, वहां कहीं वो कट रहा है, वहां वो चिकन, वो मटन वटन जो भी था, और इतना गंदा सा एरिया, और मैं वहां खड़ी पागलों की तरह देख रही। इतने में एक पुलिस वाला मेरे पास आया, कहता मैडम आप क्या देख रहे हो, क्या कहाँ जाना है। और मैंने अंदर से बहुत समझदार की तरह से उसका जवाब दिया, बहुत समझदार, कि भैया एक बच्चे की कंप्लेंट है और मैं टीचर हूँ, और उस बच्चे के घर जाना है। और पुलिस वाले ने पूछा एड्रेस क्या है, वो तो मुझे नहीं पता। एक पढ़ा लिखा आदमी इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहा है, तो पुलिस वाला तो हंसेगा। उसने कहा मैडम कमाल कर रहे हो, आपको एड्रेस ही नहीं पता, तो आप यहाँ क्यों धक्के खा रहे हो। अब मैं खड़ी हूँ, वो चला गया, ये सोच के कि पागल औरत है। अब उसके बाद जी एक आई रिक्शा, वो थी ऑटो, ये आई रिक्शा। रिक्शा में वही नीले रंग का तहमद और वही धारी वाला, और फिर वो रिक्शा में मैं बैठ गई, ना वो बोले कुछ ना मैं बोली, और मैं उस रिक्शा में बैठी हूँ, और वजीराबाद गांव की तरफ, मैम अंदर की तरफ चला गया वो रिक्शा। और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड पूरे गांव को पार करता हुआ, और गांव के आधे रास्ते में वहां उपले और सारे जानवर, गाय भैंसे जो भी। तब मेरे दिमाग की हल्की सी बत्ती जली, बाबा कहाँ ले जा रहे हो आप, कर क्या रहे हो। क्योंकि तब मेरा ना हल्का सा जैसे दिमाग का कोई, कहाँ कर क्या रहे हो। और मैं फिर डर गई। मैंने कहा एक बात सुनो, कितना बड़ा रिस्क था मैम, मेरी गवर्नमेंट जॉब। मैं रूपनगर नंबर 1 में गई हूँ बच्चों को लेकर, और वहां की प्रिंसिपल, मेरी सबकी जिम्मेदारी, मेरी नौकरी आज पे बिल्कुल क्लियर था, इतना बड़ा। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे ये कह रही हूँ कि ये क्या हो रहा था। हम ये कहें हम समझदार हैं, हम समझदार नहीं है, ऊपर लीला जैसे चलती है कैसे चलती है, ये
हम जो बहुत समझदार बनते हैं हम कुछ समझदार नहीं। और मैं उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो अंदर की तरफ वो रिक्शा चलती चली गई, और मैंने कहा इस टाइम अगर मुझे कोई काट के मार दे या मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो हस्बैंड के हिसाब से मैं इस टाइम मेरे स्कूल में हूँ, मेरी डेड बॉडी भी कोई नहीं मिलेगी, कहाँ हूँ मैं, कहाँ नहीं। और मैं डरी और मैं कही जा रही, बाबा कहाँ ले जा रहे हो, बाबा क्या कर रहे हो, बाबा कहाँ जा रहे हो। अब उसने वो रिक्शा बहुत स्पीड से चलानी शुरू कर दी। अब मुझे ये लगा ये रेड लाइट है, अभी रेड लाइट है। और फिर उसने क्या किया, लेफ्ट साइड जो मेन रोड को जो कनेक्ट कर रही थी ना, उधर रिक्शा मोड़ दी तो वो रिक्शा इतनी स्पीड में जा रही थी। अब चाहूं तो मैं बाईं तरफ भी देख सकती थी, लेकिन बाईं तरफ नहीं देख रही, मैं केवल दाईं तरफ मेरी नजर, और दाईं तरफ देखती जा रही तो वहां गलियां थी, एक गली गली दूसरी गली, और रिक्शा क्योंकि वहां ना ढलान थी, ढलान में रिक्शा भागी जा रही, और मैं दाईं तरफ ऐसे देख रही जैसे बाबा ने मेरी गर्दन पकड़ रखी है, अच्छी तरह देख, अच्छी तरह देख, अच्छी तरह देख। और फिर जब आखिरी गली आ गई तो वहां पर जैसे झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हुए लास्ट में झाड़ू को झड़कते हैं ना, वो कितना पॉइंट, कितना आप टाइम देखो, वो झाड़ू को झाड़ता है ना कोई बाहर, वो एक लेडी उस झाड़ू को अपने घर के बाहर झाड़ने आई थी। और झाड़ते ही मैंने उसको, रिक्शा वाले को बोला भैया रोक दो। वो कहते, कुछ नहीं बोला, और मैंने उसको 10-10 के 3 नोट दिए और वो लेकर चला गया। पौना घंटा जो रिक्शा में मेरे को घुमा रहा था, और वो सुमन थी। इमेजिन कर सकते हैं आप। कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप। आप ये यही तो ना, अच्छा वो सुमन थी। अब देखो, अब ना, अब मैंने उसको पोस्टर दिया था, जो वो पोस्टर दिया था तो उसने क्या किया, उसी दिन क्यों उसने उसको फ्रेम करवाया। अब बाबा मुझे ऐसे क्या बताएंगे कि कौन लेने लेके आने वाला था। अब उनकी देखो करामात, थ्रेशोल्ड पे, दहलीज पे मैं खड़ी हूँ उसके घर के बाहर, और उसका जो लेबर था लगा हुआ था, वो लेबर बाबा की फोटो लेके ऐसे सामने आ रहा, और बिल्कुल इधर मैं और इधर बाबा की फोटो, लेबर की शक्ल नहीं दिख रही मुझे, केवल बाबा का वही पिंक वाला, और वो स्वरूप मेरे आगे। और वो जैसे ही उनको देखा और उन्होंने मुझे एक हिंट दे दिया, तेरे को सुमन के घर पहुंचा दिया, पहली चाय यहीं पिएगी। कमाल है, कमाल है। और मैं उसके, लेकिन कमाल क्या हुआ, मैं, मेरा शरीर उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, है तो ह्यूमन बीइंग ना, जो मेरे को किस तहमद के रूप में बाबा कहाँ कहाँ लेकर आए। एक ह्यूमन बॉडी उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाती। और एक चीज मैं पूछना चाहूंगी सुनीता जी, हाँ आपने जी, आपने बताया कि ऑटो वाले ने भी वही कपड़े पहने थे, रिक्शे वाले ने भी वही कपड़े पहने थे। मुझे मैम ऊपर मेरी इतनी औकात क्या उनकी शक्ल देख पाऊं, मेरे केवल तहमद दिखाई दिया, तहमद सेम था, तहमद वही था, अभी भी मुझे याद है, नीले रंग का, स्काई ब्लू और ब्लू का मिक्स, और बीच में ब्राउन कलर का जो ऐसे जैसे मेरे सोफे का कलर है इस तरह का धारी थी, ऐसा वो था। और मैम मेरा शरीर हिचकिया बन गई, और जैसे जैसे सुमन ने मुझे देखा, वो तो मैंने बहुत हिम्मत करके रोते रोते एक ही बात कही, सुमन तेरे भाई साहब तेरे घर का सामान फेंक देंगे उठा के, तूने बहुत गलत किया। और बस कि इतना तो मैं बोल पाई, उसके बाद बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो मेरे पैरों पे मैं अंदर गई हूँ, पर्स पर्स रखा, और मैं उसके, वो जो मुझे नहीं पता था क्या था, सामने देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी हुई थी, और मैं क्या रोई, और वो बेचारी पैरों को, दीदी मुझे माफ कर दो। लेकिन मैंने कुछ कुछ ना, कुछ सुनाई दे रहा मुझे, कुछ मेरा रोना ऐसा जैसे जन्म जन्मों का मेरा कोई पता नहीं क्या अंदर से निकल रहा है, या बॉडी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और मैंने, वो बेचारी जितना उसके घर में दूध था, शायद दूध में ही पत्ती डाल के लेके आई थी, और उसने वो चाय बना के दी, चाय थी या आंसू थे, क्योंकि आंसू और चाय मिक्स हो रहे थे, मैं पिए जा रही, और पीते पीते ना आसपास उसके घर को देख भी रही, रो रही हूँ। मैंने कहा हाय बाबा थैंक यू, इस 3 बच्चे अनाथ थे, घर तो इसका ठीक बनवा दिया। ये मन मन में सोच रही हूँ, बाबा आपका बहुत बहुत अच्छा कर दिया, रोते रोते ये सोच रही। अब उसने पैरों के हाथ लगाए, दीदी मुझे माफ कर दो। और मैं कुछ नहीं बोल रही। और मैं ना दिवाली से पहले, ये बात है करवा चौथ से पहले, पहले, और दिवाली पे मैं आपको पैसे सारे दे दूंगी, चलो। मैंने कहा, मैं रोते जा रही हूँ, और मैंने उसको कहा तू बस पकड़वा दे, और बस के बाद ना मैं तेरे को, तुम बस, मैं बस में बैठी, अब बस में चढ़ी मैं, तो मैं रोए जा रही। अब ड्राइवर को कहा, ड्राइवर कंडक्टर को लगा कि कोई मिस हैपनिंग हुई है, तो उन्होंने कहा बहन जी को बैठने की जगह दो। कंडक्टर ने अपनी सीट दी, रोते जा रही, रोते जा रही। अब आ गई मैं यहाँ पर मधुबन चौक पे। अब शरीर इतना हल्का कि उड़ जाए, और आंसू रुके ना, तो मैंने अपना सामान उठा रखा, और मैं भागी चली आ रही, भागी चली आ रही, जैसे हवा में कुछ उड़ रहा है। मैं घर पहुंची तो सैटरडे का दिन था उस दिन, बच्चे मेरे दोनों घर थे। अब बच्चे घबरा जाएंगे वहां की इतनी बुरी हालत देख के। तो
जैसे ही मैंने बेल नहीं, उससे पहले मैं अपने आप को नॉर्मल करने के लिए पहले सोमवार का करवा चौथ था उस दिन, शनिवार को मैंने करवे वगैरह खरीदे और टाइम पास करते करते मैं घर तक आई। और लेकिन कदम उड़ रहे थे बिल्कुल। लेकिन घर में जैसे ही मैंने बेल बजाई, बच्चों ने पूछा मम्मी आप जल्दी कैसे आ गई, तो बस मैं रोने लगी। सामान उन्होंने मेरा हाथ से लिया और मैं जाकर लेट गई, और जैसे मलेरिया होता है ना, बहुत बॉडी जैसे ऐसी बेड पे ऐसे उछलती है, ऐसे हिचक हिचक के, मतलब हिचकी ले लेके मैं रो रही। अब बच्चों ने ऊपर से उड़ा दिया, ऊपर से कोई कुछ कर रहे मम्मी आप क्या हो गया क्या हो गया, वो भी घबरा गए। इतने में हस्बैंड को फोन किया बेटी ने कि पापा मम्मी को क्या हो, कहते क्या हो गया, तू जल्दी कैसे आ गई, कहाँ गई थी। मैंने कहा सुमन के पास। इन्होंने फोन रख दिया क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आया था, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद देखो मैम, फिर बाबा का चमत्कार देखो। हस्बैंड के बैचमेट थे जयकिशन शर्मा जी, एसीपी, वो अभी रिटायर हुए। उन वो आ रहे थे आईटीओ से अपने किसी काम से, पुलिस हेडक्वार्टर से। अब उनको, अब वो आए, निजामुद्दीन की दरगाह पे गए, बेसमेंट पे लेडीज अलाउड नहीं है शायद वहां। उनको गुलाब का फूल मिला, गुलाब का फूल लेके सीधे हमारे घर, और घर आके उन्होंने बेल बजाई। तब तक मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी। घर बेल बजाई, अंदर अंकल आप कैसे, बेटिया ने पूछा। कहते मम्मी, मम्मी कहाँ है। कहते मम्मी तो ये रही। कहते ये गुलाब का फूल लेके जा, उनके यहाँ रख दी। और चिंकी आई भाग के और वो गुलाब का फूल यहाँ रख दिया। हस्बैंड, हस्बैंड के दोस्त कोई गुलाब का फूल अगर किसी अपने दोस्त की वाइफ को दे, घर बिगड़ने वाले हिसाब हो सकते। लेकिन इसके पीछे आप स्पिरिचुअल देखो, क्योंकि मेरी ऊर्जा कंट्रोल में किसी ताकत से नहीं आ सकती थी। और वो गुलाब का फूल मेरे जैसे ही माथे पे रखा और बिल्कुल लहरे शांत, और मैं बिल्कुल शांत। तब तक भाई साहब भी बेचारे ऐसे थे जैसे बेहोश होंगे, क्योंकि उनको समझ में आ ही नहीं रहा था मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वो जाकर ध्यान करने लगे, हम गुरु भाई भी हैं, हम ध्यान करते वो। तो मैं उठी बिल्कुल फ्रेश। जाके पहली बार ऐसा हुआ था जब ध्यान में से मैंने भाई साहब को उठाया। बेटी भी परेशान पीछे पीछे घूम रही थी क्या हो रहा है। तो मैं वहां उनके पास, भाई साहब मेरी एक बात सुनो। और मैंने शुरू से आखिर तक उनको सारी बात बताई। कहते भाभी, फिर उन्होंने जो अपना विचार थी ये कहा, भाभी जब तड़प होती है बहुत ज्यादा, तो शक्ति को भी हमारी हेल्प के लिए आना पड़ता है। आपकी तड़प इतनी थी कि उनको स्वयं किसी रूप में आना पड़ा, लेकिन आपकी बॉडी उसको ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब कहते आपने अपनी तो बता दी, मेरी सुनो ना, मैं कैसे पागल हो गया। कहते मुझे कौन शक्ति है, कह रही थी निजामुद्दीन, आईटीओ पुलिस क्वार्टर से अपना काम छोड़ो, वहां जाओ, गुलाब का फूल लो, वहां दो, वहां। तो मैं तो आपसे ज्यादा परेशान हूं कि वो कह रहा है। अब ये सारी बात करने के बाद मैं साई सचरित्र का, और उसका जो साई गीता वाला था ना रोल, वो और बता देती हूँ मैं। साई गीता में क्या था, वो जब जैसे मिली ना मेरे को, तो किसी न किसी मकसद से तो बाबा ने भेजी थी। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब थी, बहुत परेशान थे। तो भाभी ने क्या किया, साईं बाबा की फोटो उनके आगे लगा दी, और वो इतना परेशान, सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो बाबा को ही देखते रहते थे, बस बोलना नहीं होता, तो लगातार उनको देखते रहते थे। 2009 की बात है। तो साईं गीता जैसे मेरे पास आई, तो अंदर से ये लगा साईं गीता पढ़। क्लास में जैसे स्कूल में जैसी अरेंजमेंट होता, जिस क्लास में मेरा लगता, तो मैं क्या करी, अखबार में लपेटू, प्रिंसिपल मार डालेंगे मेरे को, तो ये कर क्या रही है। तो मैंने उसको संगीता को पढ़ना शुरू किया, बड़ी स्पीड से उन्होंने करवाई। और बच्चे मेरा इतना साथ दे कि कुछ मैम कर रही है, उनको ये मतलब नहीं है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वो करिए मैम कुछ कर रही है, हम अपना काम कर लेते हैं। और बाहर एक बच्चा झांकता रहे, प्रिंसिपल तो नहीं आ जाएंगे कहीं। इतनी सख्ती थी उस स्कूल में। मॉडल स्कूल की क्या रेपुटेशन होती है, लेकिन फिर मेरी साईं गीता कंप्लीट हुई। जब मेरी पूरी की पूरी कंप्लीट होगी वो, तो उस दिन ना मैं मिश्री का प्रसाद लेके गई। और मिश्री का प्रसाद जब मैंने ना अपनी क्लास में बच्चों को ना, जिस क्लास में उस दिन 6th क्लास थी वो, जिसमें मैं बैठी, मेरी संपूर्ण हुई थी, तो मैंने बच्चों को बुला बुला के अपने पास, पहला बच्चा आया, उसका एक हाथ नहीं था, हाथ में कुछ दिक्कत थी, तो पहला बच्चा वही आया। मैंने कहा ले बेटा प्रसाद। अब उसने ना ऐसे हिप्स पे हाथ रख के और मुझे इतना बुरी तरह डांटा। 6th का बच्चा कहता आपको प्रसाद देना नहीं आता क्या। मैंने कहा क्या मतलब। कहते आपको पता है आपने कभी साईं बाबा का भंडारा किया। मैंने कहा नहीं। कहते साईं बाबा के भंडारे में ऐसे देते हैं, साईं छोले साईं छोले साईं छोले, साईं पूरी साईं पूरी साईं पूरी। अब मुझे तो इस चीज का नहीं पता था, और बच्चा मुझे डांट रहा और मैं ऐसे देख रही इसके अंदर क्या घुस गया। तो कहता आप अगर ये मिश्री देनी है तो हर एक बच्चे के हाथ पे रखते हुए कहो साईं मिश्री साईं मिश्री साईं मिश्री। और मैंने हर बच्चे के हाथ पे रखी साईं मिश्री साईं मिश्री साईं मिश्री, प्रसाद दिया। और उसके बाद प्रसाद देने के बाद उस बच्चे को पता नहीं क्या हुआ, वो अपना टिफिन लेके आया और टिफिन को बजाना जैसे
वो डफली वाला था ना, साईं बाबा आया तेरे सर पे, घर जी सर जी पे जी। सवाली। हाँ फिर उसने वो ऊंची ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया और गाना शुरू किया। मैम मैं डर रही, प्रिंसिपल आ गए तो हमें तो मार डालेंगे। तो अब सारी क्लास तालियां बजा रही है और उसने जब तक पूरा उसने वो भजन गा के पूरा सत्संग और पूरा कीर्तन नहीं पूरा अपना कर दिया, तब तक वो बच्चा रुका नहीं। इतनी अच्छी आवाज में उसने गाया। और जब ये पूरा हो गया, हमारा पूरा एक संपूर्ण जैसे कर दिया उन्होंने। फिर शांत क्लास। उसके बाद मैम 28 तारीख आई थी, 28 नवंबर ये कंप्लीट हुई मेरी। अगले दिन 28 नवंबर थी। 28 नवंबर, वही 27 को रात को मेरे को फिर सब, बस मैं अभी बस इसको खत्म नहीं कर देती हूँ नहीं अब। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलो मैं सुनती जाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं, मैं अभी आपका टाइम ना खराब हो जाए ना। नहीं मैम नहीं, आप 27। उसकी चिंता मत करो। बाबा की महिमा सुनने में ना कानों को अमृत मिल रहा है और मतलब मन भर नहीं रहा। आप कंटिन्यू रखो। जय साई राम जी। पता क्या हुआ, 28 तारीख को उस दिन थी। 27 को मेरे को रात को फिर सपना दिखाई दिया और सपने में मुझे बाबा का किस तरह से मुझे याद नहीं है कुछ भी, लेकिन उन्होंने मेरे को एक तरह से टेलीपैथिकली ये बता दिया, तेरे पापा के आज से कष्ट खत्म। सांसें अभी मैं नहीं बता सकती, लेकिन कष्ट तेरे, उनके सारे कष्ट खत्म। पापा बिल्कुल शांत हो गए थे उस टाइम। और उस टाइम फिर 28 नवंबर को मोक्षदा एकादशी थी मैं विष्णु का। और बाबा की साई, अब वो मेरे पास साई गीता का आना, मोक्षदा, मेरे पापा का मोक्ष का कारण बनना, साई जी गीता मेरे से जी। पढ़वाना, ये कौन सी हाँ। शक्ति करी थी। और वो बच्चा मुझे साई बाबा की तरह से मेरा सत्संग क्यों कंप्लीट कर रहा था। तो ये सारी बातें। और फिर मैं, हम अगले दिन सैटरडे था, हस्बैंड बच्चों की छुट्टी थी, हम चारों गए क्योंकि मुझे अंदर से इंडिकेशन हो गया था कि मेरे पापा को मोक्ष मिलने का टाइम आ चुका है। बाबा ने कुछ हिंट दिया है, हम मिलाते हैं पापा से, पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं। हम सैटरडे को वहां गए तो भाई मेरा डॉक्टर है, तो भाई काफी परेशान था कि डॉक्टर होने के नाते और बेटा होने के नाते मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन कहते अब तकलीफ नहीं है। और अगले ही सैटरडे 5 दिसंबर को पापा बाबा के चरणों में चले गए थे। ये साई गीता। बाबा की लीला और बाबा की महिमा को ना कई बार हम कोशिश करते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं, पर जी। उस एनर्जी को समझ पाना इतना आसान नहीं है। मैं क्योंकि हम मैं ये कहती हूँ कि जो ऊपर एक सर्व शक्ति बैठी है ना, उसने बाबा, साईं बाबा या जो जो भी देवी देवता है हमारे जितने भी है ना, जितने सबको भी। हमारे लिए निर्धारित किया हुआ है कि ये वाला बच्चा आपका, ये वाला बच्चा आपका, इसकी जिम्मेदारी आपको। जैसे साईं बाबा को आपकी जिम्मेदारी दी गई कि ये बच्चा आपका है, जीवन भर आपको इसका ध्यान रखना है। जैसे हमारे इस जीवन में हमारे मम्मी पापा होते हैं ना, कि जब तक वो जीवित है हमारा पूरा ध्यान रखेंगे, ऐसी बाबा ने आपको अपनी गोद में बैठा लिया, सारे काम करवा रहे थे, जहां गलती हो रही थी डांट भी रहे थे, जहां लेकर जाना था वहां लेकर भी जा रहे थे, एनर्जी से आपको कनेक्ट करवाया। फूल का आना, आप मतलब मैं समझ ही नहीं सकती कि रिक्शे में बैठकर अननोन जगह पे पहुंच जाना, एक वीरान जगह, कहाँ कैसे घर ढूंढना, मतलब सच में ही चमत्कार है। इसको हम लॉजिक लगाएं ना तो समझ में नहीं आएगा। मैम इसको ना, जैसे हम क्या कर रहे थे क्या नहीं, इसमें क्या है, फिर एक समर्पण तो है ना, कि जो आप कर रहे हो ले जाओ, कहीं बिल्कुल भी ले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। समर्पण है। अच्छा हम्म। मैम, अब हमारा पितृपक्ष चल रहा है ना, तो मुझे एक तो थैंक यू, मैं बहुत परवीन भाई को मैं मन से थैंक यू करना चाहती हूँ। उनका पहला देखते ही मैं तो उनके उनके बिल्कुल जैसे होता है ना, बिल्कुल दिमाग में छा गए मेरे को। हम्म। परवीन भाई ने एक बात बताई थी, एक दिन वो एक वो बना के दे रहे थे पितरों के लिए, कि अच्छा पितरों हाँ, के वो लिए बोर्ड एक, में समझाया था, बोर्ड हाँ में। वो बताया था कि अगर हम हाँ। अच्छा करते हैं तो हमारे हम्म। पितृ जो हैं वो जी जी देवता बन जाते हैं, और अगर जी। हम अगर खराब करते हैं तो वो ऐसा कुछ उन्होंने बताया। और उन्होंने एक चीज और बताई थी कि अगर हम जैसे भाई बहन है, भाई भाभी हैं, बहन के घर जाएंगे और वहां पर अगर त्योहार मनाते हैं, तो पितृ जो हमारे जैसे बेटी के ससुराल वाले, बहू के ससुराल घर वाले, ये सारे पितृ एक ही हैं। और सारे अगर एक दूसरे के साथ त्योहार वगैरह मनाते हैं तो हम वो पितृ सारे खुश होते हैं। जी जैसे जी उन्होंने कहा जी। ना कि पितृ खुश होते हैं, तो हम्म। मुझे ये लगा पितृ अगर खुश होते हैं ना तो गुस्सा भी करते होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे इस मंदबुद्धि में एक बात घुसी कि बहुत सारी लड़ाइयां वगैरह खत्म हो सकती हैं अगर मान लिया हम कोई, बस किसी बात पे हमारे मन में कोई है कि हम कोई बात नहीं कर पा रहे, तो पितरों को शिकायत कर दे, वो तो उनको संभाले। एक बात बताओ, जैसे आपको कोई बात मैं नहीं कह पा रही, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या आपसे मैं अपनी बात क्लियर नहीं कर पा रही, या हमारा कुछ किसी बात पे भी नहीं मिल रहा मन, तो मैं आप उस पितरों को बोल दूं कि देख लो संभाल लो आप, तो उसको कष्ट भी नहीं देंगे और संभालेंगे भी। तो बहुत बड़ी ये उन्होंने मेरे को एक चीज बताई कि अगर हम उनके ही उसमें रहे ना, तो ये सारी। और पता है मैम, आगे आगे ना, अगर अगर आगे कभी मेरे को मौका मिलेगा, बाबा के कभी कृपा करेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये तो एक बहुत एक जैसे होता है ना ट्रेलर है, तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना कि आप आपको ये लगेगा कि ये हो क्या रहा है,
मैं कल तक मुझे हौसला नहीं था। मेरे बेटे ने मेरे को पता क्या कहा कि माँ कितने सारे ऐसे हैं जिनके पास एक्सपीरियंसेस हैं। पहले मैंने सोचा मैं बुक लिखती हूँ, फिर मैंने सोचा अब रिटायर होगी बुक लिखूं। अब मैं इंग्लिश की थी, अब हिंदी में लिखूंगी, कैसे लिखूं, फिर कंफ्यूज होगी। फिर मैंने सोचा एक ऑडियंस का मुझे कुछ मिल जाए जहां मैं बोलूं। बोलने वाले मैम सुनने वाले है ही नहीं, जो वहां पर खड़े हैं सुनने वाले कोई ऐसे है कि है नहीं। मुझे नहीं, ये मन की बात है, भावना है, ये शेयर। और आपको देखो, आपसे ये आपको बता रही हूँ मैं, और आप कह रहे हो कि मुझे आज इस टाइम नहीं है व्यूअर्स क्या, और मैं सुन रही हूँ। तो बाबा ने ये सत्संग है ये हमारा, आज ये हम कह सकते हैं। और पता क्या है मैम, आप मैं छोटी सी बात ये कहूँ, अगर हम ये कहे ना, मेरे पास हनुमान जी के जो जो मेरे जब पैदा हुई, जब मैंने होश भी नहीं संभाला, जब के एक्सपीरियंसेस, या आज इस उम्र में जब मैं 60 साल की हो गई हूँ, और किस तरह से कौन सी शक्ति ने मुझे वो चमत्कार दिखा दिया। और मैंने जब से प्रवीण भाई ने ओम बताया था ना, रिटायरमेंट से पहले ही मैंने कहा रिटायर होना किसने देखा है, मैंने ओम शुरू कर दिया। और ओम का जो प्रभाव मेरी लाइफ में पड़ा, वो ऐसा प्रभाव था कि मैं कभी मेरे को मौका मिले तो अगर मैं बताऊंगी, तो उसने तो मेरा ब्रह्मांड का वो पट खोल दिया कि जिसमें कभी दुनिया में ये नहीं सोच सकते थे कि यहाँ ऐसी भी दुनिया है। और जो वो उसने दिखाया और मेरे से करवाया, वो भी है। मैम कभी भी मेरे को मौका मिलेगा ना, कभी भी, वो तो डिसाइड वही है, फिर हम कोई नहीं कर सकते। लेकिन आपको ऐसे जैसे, ये तो लाइफ का ऐसा फेज है कि खुद को ये लगने लग जाएगा सुनने वाले को कि नहीं सब एक ही है, हम्म। शक्ति कोई भी हो। अब ये बताओ आप कि एक अगर हम रिश्ते कितने निभाते हैं, हम ये थोड़े ना जी। कहते हैं कि सास ही अच्छी है या मम्मी हाँ। अच्छी है, ये है वो है, ससुर नहीं है, या राइट। भाई बहन कितने। तो वो रिश्ते जब हमारे हैं, तो ये भी सारी शक्तियां आत्मा के सब तो अंश हैं। बिल्कुल कोई भी बिल्कुल उंगली बिल्कुल पकड़ के कहीं भी ले जाए, चल दो भाई, तो बिल्कुल है कि नहीं। सही बात है। हाँ, बहुत अच्छा लगा सुनीता जी, आपके एक्सपीरियंस बहुत कमाल के थे। और बाबा जैसे आपके जीवन में आपको इतने प्यार से लेकर चल रहे हैं, इस वीडियो देखने वाले हर व्यक्ति पर परमात्मा की कृपा हो और सबको परमात्मा का प्यार भरपूर रूप से मिले, मेरी यही शुभकामना है सभी के लिए। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके एक्सपीरियंस कमाल के थे। थैंक यू ओम जी, साई ऐसा राम। ही। ओम साई राम। थैंक यू सो मच।